हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल नेपाल की राजधानी काठमांडू में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली से काठमांडू तक जाने में फ़्लाइट समय लेती है 2 घंटे का, और यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो पहले आपको पहुंचना होगा बिहार के रक्सौल जंक्शन तक। फिर रक्सौल जंक्शन से आपको काठमांडू के लिए रेगुलर बसें मिल जाएंगी। रक्सौल से काठमांडू की दूरी महज 150 किलोमीटर की है। नेपाल पहुंचते ही आपको 2 काम करने चाहिए। सबसे पहले तो वहां की लोकल सिम खरीदनी चाहिए जो बहुत ही सस्ती पड़ती है। उसके बाद आपको अपनी करेंसी भी एक्सचेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि नेपाल में ज़्यादातर लोग इंडियन करेंसी एक्सेप्ट नहीं करते और 500 रुपये का नोट तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आप चाहें तो एटीएम से भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। एयरपोर्ट पर ही आपको बहुत सारे एटीएम दिखाई दे जाएंगे। बजट ट्रैवलर्स के लिए मैं बता दूं कि एयरपोर्ट से सिटी तक जाने के लिए आपको लोकल सिटी बस भी मिल जाएगी। नेपाल घूमने के लिए आपको कम से कम 5 दिन का समय चाहिए। वैसे 6 दिन सफिशिएंट रहते हैं। 2 दिन पोखरा के लिए और 3 दिन नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए, जबकि 1 दिन आपका ट्रैवलिंग में लग जाएगा। अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लेकर आपको एयरपोर्ट से सीधा काठमांडू के कलंकी बस स्टॉप पर जाना चाहिए, जहां से आपको पोखरा के लिए बस मिल जाएगी। काठमांडू से पोखरा की दूरी वैसे तो केवल 200 किलोमीटर की है, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से बस 8 से 9 घंटे का समय लेती है। यानी यदि आप सुबह की फ़्लाइट पकड़ते हैं तो भी रात को 10 बजे तक ही आप पोखरा पहुंच पाएंगे। पहला दिन आपका फ़्लाइट और बस जर्नी में निकल जाएगा। दूसरा दिन आपको पोखरा घूमने के लिए मिलेगा। पोखरा घूमने के लिए आपको लोकल साइट सीइंग की बस बुक कर लेनी चाहिए, जो पूरे दिन में आपको पोखरा घुमा देगी, और फिर रात को वापस आप नाइट सर्विस की बस पकड़कर काठमांडू आ जाएंगे। पोखरा से रात को 7:30 बजे नाइट बस चलती है, जो सुबह 6 बजे आपको काठमांडू उतार देगी। काठमांडू के थमेल नामक एरिया में आपको रूम बुक करना चाहिए, जो बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। अभी जो आप देख रहे हैं ये है थमेल का नरसिंह चौक, जहां काठमांडू स्क्वायर होटल में हमने रूम लिया था। यहाँ पर हमें रूम चार्ज देने पड़े थे 2000 रुपीज़। काठमांडू शहर में लोकल घूमने के लिए आपको पथाव ऐप डाउनलोड कर लेनी चाहिए, जिससे आपको बाइक या टैक्सी रेंट पर मिल जाएगी। पहले दिन तो हमने पथाव से ही टैक्सी मंगाई थी, लेकिन दूसरे दिन हमें काफ़ी दूर दूर जाना था, इसलिए हमने फुल डे के लिए टैक्सी बुक कर ली थी, जिसने हमारे से चार्ज लिए 5000 नेपाली रुपीज़, यानी 3200 इंडियन रुपीज़। हमारे टैक्सी ड्राइवर यानी वासुदेव जी एक एक्सपर्ट ड्राइवर होने के साथ साथ बहुत ही जेन्युइन बंदे हैं। ऐसे टैक्सी ड्राइवर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इनका नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। एक बात यहाँ पर मैं और बताना चाहूँगा कि नेपाल में जो गाड़ियों के नंबर हैं वो देवनागरी लिपि में लिखे रहते हैं, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तीसरे दिन होटल में कुछ घंटे आराम करने के बाद आपको सबसे पहले जाना चाहिए पशुपतिनाथ मंदिर, जो सिटी सेंटर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर में दर्शन लाभ लेने के बाद आपको जाना चाहिए शंभुनाथ स्तूपा, जो एक बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है और शहर के बीचों बीच एक छोटी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नेपाल सीरीज के डे वाइज वीडियो चेक कर सकते हैं। मुख्य द्वार के नज़दीक ही एक तालाब के अंदर छोटी सी गुल्लक रखी गई है। माना जाता है कि यदि आपका कॉइन इसके अंदर चला जाता है तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हमें नहीं पता ऐसी मान्यताओं में कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसी चीजें आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देती हैं। मंकी टेम्पल यानी शंभुनाथ स्तूपा के नज़दीक ही पहाड़ की तलहटी पर आपको देखने को मिलेगा ये आकर्षक बुद्धा पार्क।
बुद्धा पार्क के नज़दीक ही एक दूसरी पहाड़ी पर बना हुआ है सिंगल ट्री रिसोर्ट, जहां पर डिफरेंट टाइप्स के झूले हैं। साथ ही यहां से आपको काठमांडू सिटी की सबसे बेस्ट व्यू देखने को मिलेगी। लास्ट में आप जा सकते हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर। वैसे तो यहाँ पर एंट्री टिकट है 500 रुपीज़, लेकिन शाम को 7:30 बजे एंट्री फ्री हो जाती है। लेकिन उस समय म्यूजियम यानी पैलेस बंद रहता है। काठमांडू का थमेल एरिया अपनी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। खास करके फ्राइडे नाइट बहुत ही वाइब्रेंट होती हैं। यदि आप फैमिली के साथ हैं तो इस जगह को अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो थमेल के हर होटल के अंदर स्पा सेंटर और बार हैं, लेकिन यहाँ की सबसे प्रसिद्ध बार है एलओडी, जहाँ पर एंट्री टिकट है 1000 नेपाली रुपीज़। काठमांडू में दूसरे दिन की शुरुआत आपको करनी चाहिए चंद्रागिरी हिल से, जो सिटी सेंटर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ की चोटी तक जाने के लिए यहाँ पर केबल कार इंस्टॉल की गई है और इसके चार्जेज होते हैं 1320 नेपाली रुपीज़। चंद्रागिरी हिल पर आपको बहुत सारी एडवेंचर्स एक्टिविटी करने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर एक भगवान महादेव का मंदिर है जिसका नाम है भालेश्वर महादेव। इसके अलावा यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी है जहाँ से माउंट एवरेस्ट भी दिखाई देती है। काठमांडू के अंदर 3 दरबार स्क्वायर हैं। पहला तो मेन सिटी के अंदर ही है जिसका नाम है काठमांडू दरबार स्क्वायर, दूसरा है पाटन दरबार स्क्वायर और तीसरा भक्तापुर दरबार स्क्वायर। ये तीनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हैं। यहाँ पर आपको राजा के पुराने महल, पुराने मंदिर और दूसरी बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें भी देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि यहाँ पर नेपाल की जो लिविंग गॉडेस है वो कुमारी, वो भी देखी जा सकती हैं दिन में 11 बजे या फिर शाम को 4 बजे। हालांकि हमें ये तीनों दरबार स्क्वायर एक जैसे ही लगे। आप चाहें तो पाटन दरबार स्क्वायर को अवॉइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये तीनों दरबार स्क्वायर ऑलमोस्ट सेम है, अनलेस अंटिल आपकी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रुचि है तो। भक्तापुर दरबार स्क्वायर सबसे पुराना है और ये सिटी सेंटर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको नेपाल के एक दूसरे एथनिक ग्रुप यानी नेवरी कल्चर देखने को मिलेगी। इन तीनों ही दरबार स्क्वायर्स के अंदर एंट्री टिकट लगती है। यहाँ पर एंट्री टिकट थी 500 नेपाली रुपीज़। You are student or what? Yeah, I'm a student. In which class do you study? I just completed my 12th. first year. Okay. Thank you. So nice of you. Thank you. दरबार स्क्वायर में आप एक पार्टिकुलर टाइम पर यहाँ की लिविंग गॉडेस के दर्शन भी कर सकते हैं। सिटी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिव की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जिसे कैलाशनाथ महादेव कहा जाता है और इस जगह का नाम है सांगा। भगवान शिव की इस दिव्य प्रतिमा के नज़दीक ही एक काफ़ी लंबा सस्पेंशन ब्रिज भी देखा जा सकता है।
सांगा से वापस लौटकर आप सिटी सेंटर के अंदर इस स्काई टावर पर जा सकते हैं, जहां से काठमांडू शहर की आप नाइट व्यू एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नाइट में जाएंगे तो आपको यहां पर देने होंगे 1600 नेपाली रुपीज़, जबकि अर्ली मॉर्निंग यानी 8 से 11 बजे तक चार्ज कम होते हैं। यहीं पर नज़दीक में आपको देखने को मिलेगा काठमांडू का एक और ऐतिहासिक वॉच टावर, जिसका नाम है धरहरा वॉच टावर, जो 2015 के भूकंप में नष्ट हो गया था। इसको रिस्टोर तो कर लिया गया है, लेकिन विजिटर्स को अभी एंट्री नहीं दी गई है। थमेल की मार्केट में आपको काफ़ी सारे यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स आइटम देखने को मिलेंगे। ऐसी ही एक शॉप है यहाँ पर GPI पेपर क्राफ्ट। लास्ट डे आपको जाना चाहिए नारायण हेटी पैलेस एंड म्यूजियम, जहां पर नेपाल के एक शाही परिवार की हत्या कर दी गई थी। ये मर्डर आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको दूसरी रॉयल चीजें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन ये म्यूजियम वेडनेसडे को बंद रहता है। नारायण हेटी के एकदम नजदीक पड़ता है गार्डन ऑफ ड्रीम्स, लेकिन यहाँ की एंट्री टिकट बहुत ही महंगी है, 400 नेपाली रुपीज़। हमारी 5 दिन की नेपाल यात्रा में कुल खर्च आया था 25,000 रुपीज़, जिसके अंदर 12,000 रुपीज़ यानी 12,000 की हमारी रिटर्न फ्लाइट टिकट थी। यदि आप ट्रेन से जाते हैं तो आपका खर्चा और भी कम हो सकता है। नेपाल के अंदर एंट्री टिकट की 3 स्लैब हैं, एक तो लोकल नेपालीज के लिए और दूसरी सार्क कंट्रीज मेंबर के लिए। इंडिया सार्क कंट्री का मेंबर है, इसलिए आप पर ये वाली स्लैब लागू होगी। फॉरेनर्स के लिए टिकट और भी ज़्यादा महंगी हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे नेपाल सीरीज के दूसरे वीडियो देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।